अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूरो हुंजा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैटविया में आप कैसे आ सकते हो। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट वीज़ा को, और इसमें जो जो चीज़ें मैं कवर करूँगा उसमें होगा कि आप लैटविया को क्यों चूज़ करेंगे, क्या रीज़न्स है, और लैटविया के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि वो क्या कहाँ पे है, किस तरह की कंट्री है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं बताऊंगा कब एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं और कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपको जो एप्लीकेशन एडमिशन एप्लीकेशन जो फिल करोगे उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और किस तरह से आपको करना चाहिए। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एडमिशन के लिए वो सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्कॉलरशिप की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और लैटविया का जो स्टूडेंट वीज़ा है वो कहाँ से आपने अप्लाई करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, जिसमें इंडिया के बारे में भी बात करेंगे, बांग्लादेश और पाकिस्तान इन तीनों के हवाले से बात करेंगे और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, और टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट आपने कहाँ से लेना है और उसका क्या प्रोसीजर होगा। और फिर जो एंड में हम डिटेल में बात करेंगे वो होगा कि कॉस्ट, इसका ख़र्चा कितना है, एडमिशन लेने तक, वहाँ पहुँचने तक का आपका ख़र्चा कितना होगा। लैटविया के बारे में थोड़ा बात करते हैं। लैटविया एक यूरोपियन कंट्री है, ये ईयू कंट्री है, जिसमें आप कह सकते हो कि यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, और इसके अलावा शेंजन कंट्री या स्टेट है। तो इसका वीज़ा अगर आपके पास है तो आप यूरोप के किसी कंट्री में भी जो शेंजन कंट्रीज़ है वहाँ पे आप जा सकते हो। और ये अगर इस्टोनिया के बारे में आपको पहले से पता है, जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो ये इस्टोनिया के बिल्कुल पास है, पोलैंड के करीब है। और यहाँ पे क्यों आना चाहिए, उसकी बड़ी रीज़न ये है कि यहाँ का एजुकेशनल सिस्टम बहुत अच्छा है, और इसके अलावा इतना लोगों को पता नहीं है इस कंट्री के बारे में, इस वजह से बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, तो आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और कल्चर डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज यहाँ पे ऑब्वियसली इनकी अपनी लैंग्वेज है, उसके अलावा इंग्लिश को समझते हैं, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में अपने कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, जो ट्यूशन फ़ी है इतना ज़्यादा नहीं है, और लिविंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। और इसके अलावा सेफ़ है, और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए है, और आप यहाँ पे काम भी कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं 2024 के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यहाँ पे है तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 3 बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लैटविया है, रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, और इस तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ टूरीबा है। तो इनके वेबसाइट लिंक्स मैंने साथ में दिए हुए, डिस्क्रिप्शन में आप जाएं। आपने एडमिशन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इस तरह से एक पोर्टल नहीं बना हुआ कि सारी यूनिवर्सिटीज़ में आ जाएं। हर यूनिवर्सिटी का अपना पोर्टल बना हुआ है, और उसके अलावा वेबसाइट के थ्रू भी डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। तो तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन हैं, तो इतना बड़ा मसला नहीं है। आप सर्च करें यूनिवर्सिटी को, उसमें कोर्स को देखें, और फिर वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो एडमिशन स्टार्ट होते हैं, जो विंटर इनटेक है इनका अभी जो आने वाला है, वो स्टार्ट होंगे दिसंबर के मिड से या जनवरी, 1 जनवरी से, और ये क्लोज़ होते हैं मई में। लेकिन ये मई जो है वो ईयू कंट्रीज़ के लिए ये डेडलाइन है। जो हमारे कंट्रीज़ है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हमारे लिए तकरीबन मार्च के करीब ये क्लोज़ हो जाते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी का अपना डेट होता है, तो उसको थोड़ा आगे पीछे होता है, वैसे इसी टाइम ही क्लोज़ हो जाते हैं सारे। तकरीबन जो यूरोप है इनका सारों का यही सिस्टम है। तो इस चीज़ को आपने देखना है, जब आप देखोगे डेडलाइन मई में है तो वो समझ के ना बैठें, क्योंकि उस तरह से फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट चाहिए होता है, जबकि आप इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ते हो, तो उसके लिए लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो आइट्स की रिक्वायरमेंट है वो 5.5 है, जो बहुत इजी है। इसके अलावा ये लोग दूसरे जो टेस्ट सिस्टम है इंग्लिश के वो भी एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें FCE है, CAA है, टोफेल है। टोफेल का 69 से ऊपर होना चाहिए जो स्कोर है। तो दूसरे रिक्वायरमेंट्स भी कुछ होते हैं, वो हर यूनिवर्सिटी के और हर प्रोग्राम के हिसाब से रिक्वायरमेंट होते हैं, जिसमें जैसे कि आप कोई कंप्यूटर साइंस का आप लेना चाहो तो वो देखते हैं कि आपका बैकग्राउंड जो है वो मैथमेटिक्स हो, आपकी पिछली डिग्री जो है उसमें। और इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि 60% आपके पिछली जो डिग्री आपने की है, बैचलर्स की है या FSc FA की है, उसमें 60% होने चाहिए। वैसे सब के ये रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो इस वजह से आपको हर कोर्स को देखना पड़ेगा कि उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। वैसे बहुत मुश्किल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल हैं यहाँ पे, जिसमें लैटवियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है,
जिसको देखना पड़ेगा कि आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो या नहीं। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपना स्कॉलरशिप दे रहे होते हैं, हर यूनिवर्सिटी की अपनी होती है, जिसमें मेरिट बेस भी होता है और नीड बेस भी होता है। तो मेरिट बेस में ये होता है कि जो एडमिशन लेते वक्त जो चीज़ें होंगी वो आगे मैं डिस्कस करूँगा कहाँ से बनेगा आपका मेरिट। तो जो आपका एप्लीकेशन होगा, टोटल इंटरव्यू और एप्लीकेशन, उसके ऊपर बेस करता है। उसको किस तरह बेहतर बनाना है उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इरasmus प्लस स्कॉलरशिप है, जो कि आप EU में पढ़ते हो तो ये स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। इसमें भी थोड़ा सा मेरिट होता है लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता। तो ये कल्चरल एक्सचेंज होता है, किसी और कंट्री में आप जा सकते हो 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर के लिए। उसमें आपको वहाँ पे फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उल्टे आपको पैसे मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा इरasmus प्लस ट्रेनीशिप प्रोग्राम भी होता है, जिसमें आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद ही बिल्कुल फ्रेश होते हो तो किसी 1 साल के लिए किसी और कंट्री में आप जा सकते हो, EU की कंट्री में, और वहाँ पे एज आ रिसर्च असिस्टेंट या एज अ टीचर या कोई भी इस तरह का जॉब आपको मिल जाती है। जॉब एज अ जॉब 1 साल की ट्रेनिशिप होती है, जैसे कि आप कह सकते हो इंटर्नशिप टाइप होती है, और उसमें आपको सैलरी भी दे रहे होते हैं। ये भी बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये जो इरasmus स्कॉलरशिप है इसको मैंने खुद भी अवेल किया हुआ है, तो इसको किसी टाइम डिस्कस करेंगे। मैं पुर्तगाल गया था एस्टोनिया से, और बाकी जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है वो भी मैंने एस्टोनिया के लिए लिया था, जो मेरी यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे। तो इसको भी कभी डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर रहते हैं, लैटविया के ऊपर। और इसके अलावा रिसर्च ग्रांट, जो PhD स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप होती है। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि PhD के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएं, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल वीडियो होगा। तो ये वाले स्कॉलरशिप्स हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि जब आप यूनिवर्सिटी को फाइंड आउट करोगे किस यूनिवर्सिटी में कौन से प्रोग्राम को आपने टारगेट करना है, तो उसके एप्लीकेशन फ़ीस हैं। जैसे कि एक प्रोग्राम का मैं अभी एक यूनिवर्सिटी का देख रहा था, वो 150 यूरोज़ है। ये जो एप्लीकेशन फ़ी होता है ये नॉन रिफंडेबल होता है। अगर किसी केस में आपको एडमिशन ना मिले तो ये एडमिशन जो एप्लीकेशन फ़ी है ये ऑब्वियसली आपको दोबारा वापस नहीं मिलेगी। लेकिन ट्यूशन फ़ी किसी केस में, अगर आपका वीज़ा का मसला होता है या कोई इस तरह का कोई इशू होता है, अगर आपने फ़ी पे किया हो ट्यूशन फ़ी, तो वो आपका रिफ़ंड हो जाता है। तो इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे वो उसमें आपके जो पिछले जो ट्रांसक्रिप्ट्स होंगे या सर्टिफिकेट्स होंगे जो आपने डिग्रीज़ पहले से की हैं वो आपको चाहिए, जैसे कि मैट्रिक और FSC, फिर बैचलर्स और मास्टर्स। इनमें से जो चीज़ें आपने की हैं वो सारे आपके पास होनी चाहिए, और ये अटेस्टेड होनी चाहिए। अटेस्ट पाकिस्तान में आपको HSC से करवाना पड़ता है, और इसके अलावा फॉरेन अफेयर्स है, और जिस बोर्ड से आपने किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल फेडरल बोर्ड से किया है तो वो फेडरल बोर्ड से सबसे पहले आप अटेस्ट करवाओगे, फिर उसके बाद HSC के पास जाओगे, एंड में जाओगे आप फॉरेन अफेयर के पास। तो इसके अलावा आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। CV आप बनाएं जिसमें आप रेलेवेंट चीज़ें डालें जो डिग्री से रेलेवेंट है या आपके कोर्स से रेलेवेंट है। तो वो चीज़ें आप लिखें, अपने एक्सपीरियंसेस लिखें, अपना जो स्टडी है वो सारा डिटेल उसमें लिखें। जिसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है SOP, जिसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या पर्सनल स्टेटमेंट कहते हैं, जो आपने लिखना होता है। इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि इसके बेस पे आपको वो लोग एसेस कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको उन्होंने देखा नहीं होता। तो जो आप लिखते हो उसमें आपने लिखना होता है कि इस डिग्री के लिए आप इस प्रोग्राम के लिए आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, उससे पहले आपने क्या किया था, उसके बाद आप क्या करोगे, तो ये आपको एडमिशन क्यों दे। तो अपने आप को यहाँ पे काइंड ऑफ शो करना होता है कि मैं इस तरह का बंदा हूँ और मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ। इसके बेस पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जिसके बेस पे मेरिट स्कॉलरशिप भी मिलती है, मेरिट बनता है, और इसके अलावा एडमिशन के लिए भी मेरिट इसी के बेस पे बनता है। बाकी चीज़ें भी हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, अपने किसी टीचर से, HOD से, या कहीं जॉब कर रहे हो वहाँ से चाहिए होता है, जो आपके बारे में लिखेगा। और लैंग्वेज के बारे में जैसे मैंने बताया, वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, या कोई और डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यूनिवर्सिटी में कोई सर्टिफिकेट लिया है, मेरिट बेस्ड सर्टिफिकेट है, तो वो चीज़ें भी आप साथ में ऐड करें, वो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं तकरीबन सब यूनिवर्सिटीज़ के, तो ये सारी चीज़ों के साथ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल करना पड़ेगा, और उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसकी फ़ीस जो है वो पे करोगे, तो फिर एप्लीकेशन रिव्यू किया जाएगा कमेटी की तरफ से।
तो बहुत सारे चांसेस हैं, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, इंटरव्यू भी आपका कंडक्ट हो। तो इंटरव्यू में यही चीज़ें आपने रिपीट करनी है, एसओपी को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना होगा वहाँ पे, क्योंकि एसओपी तो आप 1 पेज का लिखोगे, इंटरव्यू में आपने पूरे 10 पेज का, मीन्स पूरे आधे घंटे का आपने डिस्कशन उसके ऊपर करना है। तो फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस और वीज़ा, इसकी तरफ आएंगे। एक्सेप्टेंस और वीज़ा प्रोसेस को हम प्रॉपरली अभी डिटेल में देखेंगे। मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा, तकरीबन चीज़ें सबके लिए एक जैसी हैं। तो पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है लैटविया का यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, तो इस वजह से आपको नियरेस्ट किसी कंट्री में जाना होगा। कॉन्सुलेट है पाकिस्तान में, कॉन्सुलेट जो है वीज़ा को डील नहीं करते, वो पॉलिटिकल चीज़ें होती है जिनको डिस्कस कर रहे होते हैं, जिनको डील करते हैं। इंडिया में है वहीं पे एम्बेसी है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बांग्लादेश में आई थिंक नहीं है, तो आप इंडिया जा सकते हो। पाकिस्तान के लिए जो नियरेस्ट और ईजीएस्ट वे है वो है यूएई, अबू धाबी। तो अबू धाबी का जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान को डील करता है, उन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है। उधर के सिटीजन्स को और पाकिस्तान को डील करता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एम्बेसी नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा जो लैटवियन एम्बेसी है वहाँ पे। तो फिर आप जाओगे उसी डेट के ऊपर जाओगे आप वहाँ पे, मींस आपको फिर यूएई फ्लाई करना होगा पाकिस्तान से। तो यूएई का वीज़ा भी आपको चाहिए होगा, तो आप वहाँ पे जाओगे। ये प्रोसेस तब स्टार्ट होगा जब आपको एडमिशन मिल जाए और एडमिशन लेटर आपको दे दें वो लोग, और इसके ऊपर एक कोड भी साथ में दे रहे होते हैं। वो चीज़ें आपको मिल जाए तो इस प्रोसेस की तरफ जाते हो। ऑब्वियसली उससे पहले तो आप नहीं जाओगे। तो फिर हम बात करेंगे इस हवाले से कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ पे जाके आपने टीआरपी अप्लाई करना होगा। सबसे पहले टीआरपी अप्लाई करना होगा, जिसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो है इनविटेशन नंबर जो उन्होंने स्टूडेंट्स को दिया हुआ, हर स्टूडेंट को प्रोवाइड किया होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, और फिर इनविटेशन लेटर। ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो ये चीज़ आपने सबमिट करवाना होगा। और इसके अलावा ऑब्वियसली आपने वहाँ पे एम्बेसी के अंदर तो आपने पहले से अपॉइंटमेंट ली होगी। मैं कोशिश करता हूँ अपॉइंटमेंट का लिंक भी साथ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, नहीं तो आप इनके वेबसाइट्स के ऊपर से, एम्बेसी का जो वेबसाइट है वहाँ से आपको मिल जाएगा। टीआरपी एप्लीकेशन है, टीआरपी एप्लीकेशन को भी आपने फिल करके अपने साथ ले जाना है, और उसके नीचे सिग्नेचर की जगह होती है, वहाँ पर आपने सिग्नेचर ज़रूर करना है, उसके बगैर सबमिट नहीं करना। तो इस तरह के केसेस मैंने देखे हैं एस्टोनिया के लिए भी, वो फिर बाद में मसला बन जाता है। तो आप फोटोग्राफ, उसके रिक्वायरमेंट्स आप देखें किस तरह का होना चाहिए। पिक्चर्स आपको सबमिट करने हैं, पासपोर्ट की कॉपी होगी, पासपोर्ट आपने करना है। और अगर आपके पास जो वैलिड वीज़ा होगा उसका यूएई का, उसका एक कॉपी भी आप साथ में लगा लें। और फिर स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो यूनिवर्सिटी ने आपको दिया होगा, वो लेटर ऑफ कन्फर्मेशन, ये पुलिस सर्टिफिकेट होगा जो पाकिस्तान से आप लेके जाओगे, जिसे पुलिस सर्टिफिकेट ही कहते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं, पुलिस सर्टिफिकेट कहते हैं पाकिस्तान में, वो आपको चाहिए। और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, वो आपने सबमिट करवाने हैं। बैंक स्टेटमेंट आपने सबमिट करवाना है, जो कि बैंक स्टेटमेंट 2023 के लिए उन्होंने जो अभी अपडेट किया है उसके हिसाब से 7,440 यूरोज़ का आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। उसे कन्वर्ट करें, करेंसी जो आपकी बनती है पाकिस्तान इंडिया कितने बनते हैं पाकिस्तान, वो फिर आपने यूरोज़ इतना अमाउंट आपके पास, यूरोज़ में लाजमी नहीं है, पाकिस्तानी पैसा है तो सिर्फ इतना अमाउंट होना चाहिए कन्वर्ट करके। तो अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो वो उसका प्रूफ होना चाहिए कि आपका उसके साथ रिलेशन क्या है, ये स्टाम्प के ऊपर बनवाना पड़ता है। ये आप कचहरी में जाओगे, उनको इन चीज़ों का पता है, तो वो वाला स्टाम्प बना के आपको दे देंगे। तो जैसे कि अगर आपका वालिद आपके अपने अकाउंट में नहीं है, आपके वालिद के अकाउंट में है, तो वो फिर स्टाम्प के ऊपर वो चीज़ें आएंगे, फिर उसके साथ फिर बैंक स्टेटमेंट सबमिट होगा। और बैंक स्टेटमेंट का ये होता है कि आपने खुद से प्रिंट लेके वही जमा नहीं करवाना। अगर आपने खुद से प्रिंट लिया है तो वो आपने बैंक से अप्रूव करवाना होगा, स्टैंप लगाएंगे, पिक्चर साथ में साइन करेंगे हर पेज के ऊपर, तो वो या बैंक वाले खुद आपको बैंक स्टेटमेंट देंगे, वो वाला सबमिट होगा। और आप बाकी जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं आइट्स वगैरह और ये चीज़ें भी साथ में सबमिट करवानी होंगी। एक यहाँ पे ये भी है कि आपने हर डॉक्यूमेंट को ये अगर लीगलाइज करवाना हो वहाँ से, उनके एम्बेसी से, हर डॉक्यूमेंट का उन्होंने 25 यूरो कहा हुआ है
अगर लैटविया एम्बेसी ने जो जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं, जो लीगलाइज करने हैं, उसके 25 यूरो हैं। अगर आप वो होता है 5 दिन में आपको करके देंगे, लेकिन आप कहते हो कि नहीं नहीं मुझे अभी अभी चाहिए, तो फिर 40 यूरो लगेंगे और 2 घंटे में आपको लीगलाइज करके देंगे। ये काफ़ी महंगा पड़ता है हर डॉक्यूमेंट को देखा जाए तो बहरहाल। और जो टीआरपी की फ़ीस है वो एप्लीकेशन फ़ीस जो होती है 80 यूरो से 110 यूरोज़ तक हो सकती है इन बिटवीन। और इसमें ये भी है कि अगर आप चाहते हो कि ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी में हो तो उसके लिए उन्होंने फिर फीसेस रखे हुए हैं। जैसे कि 70 यूरोज़ अगर आप दोगे तो 30 डेज़ में वो आपका एप्लीकेशन का डिसीजन आएगा कि आपको उन्होंने टीआरपी देना है या नहीं देना। अगर आप 200 यूरोज़ दोगे तो 10 वर्किंग डेज़ में होगा। आप 400 यूरोज़ दोगे तो 5 वर्किंग डेज़। 400 यूरोज़ वैसे ज़्यादा ही होते हैं। तो ये देखें, आप अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से देखें आपके पास कितना वीज़ा है, कितना वहाँ स्टे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो इसके अलावा फिर अगर आपको ये टीआरपी मिल जाता, आप पहले ये नहीं होता था, पहले टीआरपी एम्बेसी में अप्लाई नहीं कर सकते थे, अब ये कर सकते हो। इन्होंने ये भी साथ में लिखा हुआ। उसके बाद अगर आपको वीज़ा चाहिए, मैंने बहुत केसेस में सुना है, ये आपको वेरीफाई करना होगा कि आप डायरेक्ट टीआरपी के थ्रू भी ट्रेवल कर सकते हो। लेकिन मेरे केस में मैंने वीज़ा लिया था, वीज़ा टीआरपी मैंने अप्लाई किया था और मैंने यहाँ से रिसीव किया था, बाकी मैंने वीज़ा वहाँ से लिया था। तो इनका जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से कहते हैं कि वीज़ा आप टीआरपी एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद ले सकते हो। तो वीज़ा अगर आपको लेना होगा तो उसके फिर अलग रिक्वायरमेंट्स है। उसके लिए भी पासपोर्ट चाहिए, 2 पिक्चर्स चाहिए और ई वीज़ा एप्लीकेशन चाहिए। उसका वेबसाइट से आपको लिंक मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए होता है जो 90 डेज़ का हो और उसकी वर्थ होनी चाहिए 42,600 यूरोज़। लेकिन उतने का आपको नहीं मिलता, वो कोई 100-150 यूरो का मेरा ख्याल है, इतने का आएगा। तो लेकिन अगर पे करना हो तो उसकी उतनी वर्थ होनी चाहिए, तो ये आपको ख़रीदना पड़ेगा। इसके अलावा फ़्लाइट टिकट्स आपको चाहिए बुकिंग के लिए, बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। और फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो लेटर है वो ऑब्वियसली आपने फिर से सबमिट करवाना है। और वीज़ा की जो फ़ीस है वो 60 यूरोज़ है और वीज़ा का जो डिसीजन आता है वो 10 वर्किंग डेज़ में होता है। ये वर्किंग डेज़ होता है, ये याद रखें, बीच में सैटरडे संडे को ये ऐड नहीं करते। तो अभी हम बात करेंगे कि इसका कॉस्ट कितना होता है। जैसे कि मैंने बताया कि आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए 7,440 यूरोज़, उसे कन्वर्ट करेंगे अपने करेंसी में। तो ये आपके बैंक के अंदर होने चाहिए, ये यूज़ नहीं होने हुए। बाकी जो यूज़ होंगे उसमें जो पैसे आपके लगेंगे वो होंगे यूनिवर्सिटी की फ़ीस। हर यूनिवर्सिटी की अपनी देखना पड़ेगा, हर प्रोग्राम का अपना होता है फ़ीस स्ट्रक्चर है। तो जो मैंने देखा है वो तकरीबन, जो अगर सोशल साइंसेस के किसी में आप एडमिशन ले रहे हो तो तकरीबन 2500 से 3000 यूरोज़ पर ईयर के हिसाब से है। तो एक ईयर का कम से कम आपके पास होना चाहिए। और उसके अलावा फिर एम्बेसी के अंदर ये जो खर्चे हैं, मेरा ख्याल है कोई 400 यूरो तो आपके लगेंगे। तो कम से कम भी 400 यूरो 500 यूरो तक आपके लगेंगे। इसके अलावा दुबई के लिए रिटर्न टिकट आपको ख़रीदना पड़ेगा और वो डिपेंड करता है, लाख तक आएगा। और टिकट लैटविया के लिए भी आपको, जब आपको मिल जाए वीज़ा और सारा कुछ हो जाए, तो लैटविया के लिए भी आपका टिकट वो भी डिपेंड करता है, देखना पड़ेगा। तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 500-600 इतने का आना चाहिए। क्योंकि आप ना जल्दी में लोगे, इस वजह से आपको महंगा मिलेगा। अगर पहले ख़रीदो तो सस्ता मिलता है, लेकिन पहले आप ख़रीद नहीं सकते हो। और इसके अलावा आपके पास कोई 3 महीने का ख़र्चा होना चाहिए कम से कम भी। वहाँ पे एकदम से जाके काम स्टार्ट नहीं कर सकते हो, करो तो भी खर्चा अपने पास रखें, कम से कम 2000-2100 यूरो तक तो आपके पास होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 6000 से 7000 यूरो आपके लग जाते हैं इस काम में। उसे कन्वर्ट करेंगे आप अपने करेंसी के ऊपर, तो पाकिस्तानी कितने बनेंगे वो आप देखें आजकल क्या प्राइस चल रहा है। आप सबसे अच्छी बात यह है कि लैटविया स्टूडेंट वीज़ा जो एक्सेप्टेंस रेट है ना, जो वीज़ा लगने का रेट है वो काफ़ी हाई है, ज़्यादा रिजेक्शन नहीं है। इसके पीछे रीज़न यही है कि ये भी अपने एजुकेशन को एज अ इंडस्ट्री लेके जाना चाह रहे हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप ज़रूर अप्लाई करें। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें लैटविया की, तो वो तकरीबन ना यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ हैं इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पे भी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ है और आप काम करते हो यहाँ पे तो अच्छे कमा लेते हो। एज ए स्टूडेंट भी आप काम कर सकते हो, बहुत सारे काम हैं जो एज ए स्टूडेंट आप आराम से कर सकते हो।
और इस वजह से तो मैं तो कहूँगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। आप जितना जितना आपका ख़र्चा है ये आप आराम से आप कवर कर सकते हो। और वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं सबसे बढ़ के, जैसे कि छोटे छोटे काम आ गए हैं जैसे फूड डिलीवरी और ये चीज़ें हैं, इनमें आप पैसा अच्छा है और आप इस तरह से बाउंड भी नहीं होते हो कि मैंने इतने मतलब इस टाइम पे जाना है, किसी टाइम भी आप काम स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने जो देखे हैं, मैंने जो एक्सपीरियंस किया पिछले 6 साल से यूरोप में रहते हुए, एस्टोनिया में रहते हुए, जो भी बंदा यहाँ पे आया है उस बहुत ही कम है जो पैसे पाकिस्तान से मंगवाते हैं, मैंने बहुत कम ही देखे। बाकी यहाँ पे आके बहुत अच्छा कमाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सेटल होते हैं। तो मेरी एक एडवाइस है, बाकी आपके डिसीजन आपका होगा। बाकी यूरोपियन कंट्रीज से कंपेयर करें तो यहाँ पे ख़र्चा कम है। और इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ भी आपसे शेयर करें और इस तरह की वीडियोस बनाते जाएंगे। और यहाँ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या डेली हमारी जो ज़िंदगी है, इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाता जाता हूँ, तो उन चीज़ों को भी आप देखें। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूँगा। थैंक यू वेरी मच।